लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास, मास को कंजर्व करना, बचाना। आजकल ये वर्ड ज्यादा हम सुनते हैं, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट को कंजर्व करना, बचा के रखना फॉर फ्यूचर जनरेशंस। अब यहां पे ये केमिस्ट्री का बेसिक लॉ है, लॉ ऑफ स्टोइकियोमेट्री का फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कोई भी केमिकल रिएक्शन चलती है उसमें ये एप्लीकेबल है। इसी का एक और नाम है लॉ ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी, मैटर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। दिस लॉ इज प्रपोज्ड बाय लेवोजियर। ही वॉज ए फ्रेंच मैन, फ्रेंच आदमी था, टैक्स मैन था। वहां पे उनके कैबिनेट में ये फाइनेंसेस को कैलकुलेट करता था और वही उसके प्रोफेशन का असर रहा कि वो मासेस को भी कैलकुलेट करते रहे। अब इस लॉ की डेफिनेशन है, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना हम मैटर को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम? हाउएवर वन फॉर्म मे बी कन्वर्टेड इनटू अनदर। सिर्फ मैटर की फॉर्म बदल सकते हैं। मैटर ना क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, सिर्फ उसकी फॉर्म बदल सकती है। जैसे मिल्क है तो मिल्क से कर्ड बन गया, दही बन गया, या कोई मिठाई बन गई, तो मैटर की फॉर्म बदल रही है। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इसकी प्रैक्टिकल फॉर्म क्या बनती है? इसके कारण मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। कोई कुछ कहीं गुम नहीं हुआ, वहीं पे रहा। तो यह है कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास कंजर्व हो गया। इसकी एक आम लाइफ से एग्जांपल लेते हैं। जैसे लॉग ऑफ वुड को बर्न करते हैं, जब ये बर्न होगी तो क्या बनेगा? ऐश, एशेस बनेंगी और कुछ स्मोक बन के बाहर निकल जाएगी, यही होगा। एग्जाम्पल के तौर पे वेट ऑफ लॉग ऑफ वुड इज 30 किलोग्राम, फायर इज 1 किलोग्राम, एश इज 28 किलोग्राम एंड स्मोक इज 3 किलोग्राम। अब अगर हम मास ऑफ रिएक्टेंट्स को काउंट करें तो 30 एंड 1 ये बन गया 31 किलोग्राम। और अगर हम मास ऑफ प्रोडक्ट्स देखें तो ये 28 और ये 3 ये भी बन गया 31 किलोग्राम। इसका मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो लॉ वैलिड है। तो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर हम यही रिएक्शन लैब में करें, एग्जाम्पल के तौर पर हमने ले लिया बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, ये ऐसे मिलके हमारे पास बन गया सोडियम क्लोराइड। तो 2 मोल्स हमारे पास बन गए सोडियम क्लोराइड के और साथ में बन गया बेरियम सल्फेट। अब इन सबका मास ले लें हम। एग्जाम्पल के तौर पे ये ए ग्राम है, ये बी ग्राम है, ये सी ग्राम है और ये डी ग्राम्स है, ऐसे है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो A प्लस बी विल बी इक्वल टू C प्लस डी। मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इसको ऐसे लैब में मेजर कर सकते हैं। तो बिफोर रिएक्शन द मास इज 92.95 ग्राम मान लिया, तो आफ्टर द रिएक्शन द मास इज सेम 92.95। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मॉडिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लॉ मॉडिफाई होता है। कैसे? अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। ये तो बहुत फेमस इक्वेशन है, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। इसका मतलब है कि जो मास है इट इज कन्वर्टिबल इनटू एनर्जी, और जो एनर्जी है दैट इज m टाइम्स स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। m टाइम्स स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, इतनी ज्यादा। तो यहां पे E आ गई एनर्जी प्रोड्यूस्ड, m जो मास कन्वर्ट होगा इनटू एनर्जी दैट इज मास डिस्ट्रॉयड, या हम इसको मास डिफेक्ट भी बोल सकते हैं। c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब यहां पे हमें मास डिस्ट्रॉयड से मीनिंग समझ आएगा, तभी चलेगा पता कितना मास कन्वर्ट हो गया इनटू एनर्जी, और हम लॉ को मॉडिफाई कर पाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। देखिए ये केमिकल रिएक्शन है हो रही, इसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। अब केमिकल रिएक्शन में मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, यही तो ये लॉ बोलता है। अब अगर एनर्जी बनी तो वो कहां से आई?
जो मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो लैब में ऑब्जर्व होता है कि अगर 9 इंटू 10⁻⁷ किलो जाउल ये एनर्जी निकलती है तो मास डिस्ट्रॉयड कितना होता है? ओनली 0.001 ग्राम। 0.001 ग्राम, बहुत ही कम। जब इतना मास डिस्ट्रॉय हो गया तो ये एनर्जी प्रोड्यूस हुई। इसका मतलब ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन में तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर हम कोई न्यूक्लियर रिएक्शन कंसीडर कर लें तो न्यूक्लियर रिएक्शन में तो बहुत मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। तब जो एनर्जी ज्यादा है, देखिए आप E इज इक्वल टू mc² है, तो m हो गया हमारे पास E/c²। तो यहां से आप मास डिस्ट्रॉयड बड़े आराम से निकाल सकते हो। यू कैन बेटर कॉल इट एज डेल्टा m, क्योंकि मास ऑफ रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट्स उसका डिफरेंस निकाल लो, जो डिफरेंस आएगा वो डेल्टा m आ गया। न्यूक्लियर रिएक्शन में E बहुत ज्यादा है, इसलिए ये मास डिस्ट्रॉयड सफिशिएंट है। तब मास ऑफ रिएक्टेंट कैन नॉट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, तब वो दोनों इक्वल नहीं आ सकते। तो वो किधर गया मास? वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इसलिए इस लॉ को बेटर है अगर हम ऐसे बोल लें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी और मास एंड एनर्जी। इसका मतलब है मास एंड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास एंड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स।